हीरो होंडा कैसे बनी वर्ल्ड के सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर। 90s के समय से लेकर आज तक यह नाम हर किसी के जुबान पर क्यों छाया हुआ रहता है और ऐसे कौन सी स्ट्रैटेजी है जिससे हीरो होंडा सबका चॉइस बन गया। ये मॉडल आप अपने बिजनेस में भी यूज़ करके और भी प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज के इस वीडियो में डिटेल में। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल टॉप 5 इन। इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें जहां हमने होंडा की सक्सेस स्टोरी को विस्तार में बताया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। कैसे पाकिस्तान से आए मुंजाल भाइयों ने साल 1956 में लुधियाना से हीरो साइकिल की शुरुआत की और 1975 तक आते आते ये भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। साइकिल के बाद ट्रांसपोर्ट का दूसरा जरिया मोपेड के रूप में उन्होंने लॉन्च किया जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। हीरो अपनी साइकिल को बड़े लेवल पर विदेशों में भी बेचना शुरू कर दिया। और अगर भारत के स्तर पर देखें तो 1980 के दशक में बजाज स्कूटर के भारतीय मार्केट में बहुत पकड़ थी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि बजाज स्कूटर इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाती थी और लोगों को 8-10 साल तक वेट करना पड़ता था अपनी एक नई स्कूटर खरीदने के लिए। भारत की मार्केट में टू व्हीलर की डिमांड बढ़ती ही जा रही थी और बजाज स्कूटर का ऑल्टरनेटिव देखें तो सिर्फ एक मोपेड ही था, लेकिन मोपेड लोगों के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं था और इस बात को मुंजाल भाई भली भांति जानते थे। इसीलिए वे इस गैप को फिल करने के लिए इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे, लेकिन उस वक्त हीरो के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, जिस वजह से वो गाड़ियां मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते थे। और इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए किसी विदेशी ब्रांड से टाई अप करके इंडिया में मोटरसाइकिल लॉन्च करने का सोचा, क्योंकि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल का क्रेज बहुत ज़्यादा था। भारत सरकार भी इन ज़रूरत को समझ रही थी, इसीलिए वो टाई अप के जितने भी पॉलिसीज थे उनको और भी आसान कर रही थी, जिसके जरिए मुंजाल भाई ने हीरो की टाई अप दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास अपना प्रपोजल भेजा। और क्योंकि उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्टली अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी, ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में एंटर करने का एक अच्छा मौका मिल गया। साल 1984 में दोनों ब्रांड्स के बीच ये कोलैबोरेशन होता है, जिसमें दोनों कंपनीज जॉइंट नेटवर्क में इंडिया में काम करेगी। ये दोनों कंपनीज के लिए विन विन सिचुएशन था, क्योंकि हीरो ग्रुप को यहाँ पर टेक्नोलॉजी मिलने वाली थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए और साथ ही इंजीनियर्स भी मिलने वाले थे होंडा ग्रुप की तरफ से, और वहीं होंडा ग्रुप को भारत का मार्केट और हीरो का सपोर्ट मिलने वाला था। तो ये डील होने के बाद सबसे पहले असेंबली प्लांट धारूहेरा हरियाणा में खुलता है, जहाँ पर हीरो और होंडा ग्रुप मिलके गाड़ियों के असेंबलिंग चालू कर देते हैं। भारत की मिडिल क्लास जनता को अफोर्डेबल बाइक की ज़रूरत थी, तभी हीरो ने 1985 में अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च की और इसके साथ इन्होंने टैगलाइन दिया, फेल इट, शर्ट इट एंड फॉरगेट इट। इसका मतलब ये है कि आप पेट्रोल भरवाइए और भूल जाइए, और यह बहुत तेज़ी से पॉपुलर होने लगी। हीरो ग्रुप के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसी समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई जब जापान की करेंसी येन का प्राइस ऊपर उठ जाता है, जिस वजह से जापान से आए हुए स्पेयर पार्ट्स काफ़ी महंगे पड़ने लगे और हीरो होंडा को अपनी बाइक अफोर्डेबल बनाने में प्रॉब्लम होने लगी। CD100 भारत में बहुत अच्छी बिक रही थी, लेकिन हर बिक्री के साथ लॉस फेस करना पड़ रहा था। लेकिन जब 1990 में डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ, जिस वजह से अब हीरो ग्रुप हर बाइक पे करीब 1000 रुपये बचाना शुरू कर देती है और इसके बाद साल 1990 में $10 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया हीरो होंडा ग्रुप से। तो आइए जानते हैं कैसे हीरो ग्रुप के CEO ब्रिजमोहन मुंजाल ने कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी लगाई जिससे वो बाइक्स बेचने में सफल रहे। नंबर 1, फोकस्ड ऑन मिडिल क्लास। 1990 के दशक में हीरो होंडा के सामने कई बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटर्स थे, जैसे सुजुकी, यामाहा, कावासाकी, बजाज, TVS, लेकिन ये सारे ब्रांड्स अर्बन मार्केट और वेल्दी कस्टमर पर फोकस कर रहे थे, और वहीं हीरो होंडा का पूरा फोकस इंडिया का मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पर था, जिस वजह से ये लोगों के लिए एक अफोर्डेबल बाइक सॉल्यूशन बन गया था। नंबर 2, फाइनेंसिंग ऑफ बाइक। हीरो होंडा ने बाइक की फाइनेंसिंग भी स्टार्ट की, मतलब अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप बाइक फाइनेंस कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोअर मिडिल क्लास भी अब बाइक इजीली अफोर्ड करने लगे। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। हीरो ने पहले से ही अपनी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग के जरिए मार्केट में पहचान बना ली थी और उसी पहचान को यूज़ करके हीरो होंडा सबसे ज़्यादा इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटरशिप का नेटवर्क फैलाया। नंबर 4, रिलेशन विद स्टेक होल्डर्स। हीरो होंडा ने अपना रिलेशन अपने
अपने डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बहुत ही अच्छा बनाया, जिस वजह से लोग बाकी बाइक छोड़ के इनकी बाइक ज्यादा बेचने लग गए, जिससे लोगों को प्रॉफिट भी होने लगी। नंबर 5, रिलायबल वेंडर्स। इन्होंने अपनी वेंडर नेटवर्क भी बहुत ही अच्छा बनाया, जिस वजह से इनको बेहतरीन गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स काफी एप्रोप्रिएट प्राइस में मिल जाया करते थे। हीरो ने बहुत से दूसरे स्पेयर पार्ट्स के लिए उन्होंने इंडिपेंडेंट वेंडर्स भी क्रिएट किए, जिनके साथ हीरो होंडा स्पेशली हीरो मैनेजमेंट के रिलेशन से बहुत अच्छे रहे, जिससे उनकी सप्लाई चेन बहुत एफिशिएंसी से चलती रही। और इन सभी कारणों की वजह से हीरो होंडा इंडिया की सबसे बड़ी बाइक की कंपनी बन जाती है। तो दोस्तों, ये थी हीरो होंडा की शुरुआत की कहानी। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हीरो होंडा का जॉइंट वेंचर एंड हुआ, तो इस पर बेस्ड एक वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड आई होप ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। इफ यस देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।